एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जुडिशरी गोल्ड। आज का ये जो हमारा लेक्चर है, ये जुडिशरी गोल्ड की सीरीज 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स उसका पार्ट है। आज इस वीडियो में हम लोग सीपीसी 1908 के कुछ लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। जब मैं कहता हूँ 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम इसी वीडियो में सारे के सारे 100 सीपीसी के जजमेंट डिस्कस कर लेंगे। ये बेसिकली एक सीरीज का पार्ट है। आपने इसके पहले भी कुछ वीडियोस में अलग अलग सब्जेक्ट्स के लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस किए होंगे। हाँ, आप सीपीसी के कॉन्टेक्स्ट में इस वीडियो को पार्ट 1 जरूर कह सकते हैं। हम आगे बढ़े इसके पहले छोटी सी जानकारी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि बिहार प्री का रिजल्ट आ चुका है और 8 ऑफ अक्टूबर मेंस की डेट है। हो सकता है कि ये डेट थोड़ी सी पोस्टपोन भी हो जाए, तो आप जुडिशरी गोल्ड के साथ अपनी तैयारी कर सकते हो बिहार मेंस की। इस बैच में आपको जीके, करंट अफेयर्स और जो लॉ है उसकी तैयारी रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स के थ्रू करवाई जाएगी। इसके अलावा मेंटरशिप सेशंस और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी अवेलेबल होंगे। तो आप जल्दी से जल्दी इसका पार्ट बन के इस लेक्चर का या इस बैच का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्री और मेंस की एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट का प्रैक्टिस करना है, तो आप एडवांस टेस्ट सीरीज का पार्ट बन सकते हैं। यहाँ पर 70 से ज्यादा आपको प्री और मेंस के टेस्ट की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और इसका एवेल्युएशन होगा जो एक खुद फैकल्टीज करेंगे। तो ये भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी तैयारी को किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, उसका लेवल अप कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सीपीसी के लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करने वाला हूं। जाहिर सी बात है कि एक छोटे से वीडियो में बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स नहीं आ सकते, तो कुछ हैं जो कि हम यहां पर डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में हम बाकी सारे जो केस लॉज हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 22 की, यानी कि सीपीसी सेक्शन 22, दैट इज डिक्री। इस सेक्शन में डिक्री को डिफाइन किया गया है और इस सेक्शन में यह भी दिया गया है कि डिक्री जो है वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। अब क्या होती है प्रिलिमिनरी डिक्री? इसका मतलब यह है कि भाई एक ऐसी डिक्री जिससे कि राइट तो कंक्लूड हो गए मगर सूट एंड नहीं हुआ, ऐसी डिग्री को कहा जाता है। ये मैंने आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझा दिया। तो ऐसी डिग्री कहलाती है प्रिलिमिनरी डिग्री। और याद रखना है, इससे सूट खत्म नहीं हुआ, इसके बेसिस पर आती है फाइनल डिग्री जिससे कि सूट एंड होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी एक सूट में, किसी एक केस में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्रीज पास करी जा सकती है या नहीं करी जा सकती है? जब ये सवाल अलग अलग हाई कोर्ट्स के पास रेज हुआ, तो क्या हुआ, अलग अलग हाई कोर्ट्स ने अपने अलग अलग डिसीजंस दिए। कुछ ने कहा कि हाँ हो सकती है और कुछ ने कहा कि नहीं, एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्रीज नहीं हो सकती। मगर सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस जिसका नाम है फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल, इस ये केस जो है ये पार्टीशन से जुड़ा हुआ था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यस, देयर कैन बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्रीज इन अ सूट, यानी कि एक सूट में एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्रीज हो सकती है। मगर खास बात यह है कि इस केस लॉ ने जो ये जो लॉ ले डाउन किया है, ये स्पेसिफिकली जुड़ा हुआ है पार्टीशन के मैटर से। यानी क्योंकि सूट ही जो है वो पार्टीशन सूट था, इसीलिए इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट डिसीजन आ गया कि हाँ, यस, इन पार्टीशन सूट एट लीस्ट देयर कैन बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्रीज इन अ सूट। अब बात करते हैं थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे प्री में पूछा जाता है यही सवाल, ये कैन देयर बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्रीज इन अ सूट, आपका जवाब होगा हाँ। नंबर वन, नंबर टू, ये किस केस लॉ में कहा गया? फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल इसी बात को कहता है। तो ये एक ऐसा जजमेंट है जो कि हमने डिस्कस किया। अब यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, शंकर वर्सेस चंद्रकांत। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई डिक्री की डेफिनेशन कहती है कि
प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री, ये हो सकती है। अभी हमने केस लॉ डिस्कस किया कि दैट कैन देयर बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्रीज इन अ सूट। द आंसर इज यस, अभी अपन ने देख लिया। अब एक और सवाल उठा, कैन देयर बी मोर देन वन फाइनल डिक्रीज इन अ सूट? क्या एक सूट में एक से ज्यादा फाइनल डिक्रीज हो सकती है? इनिशियली कोर्ट्स ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सीपीसी कहीं इस बात को परमिट नहीं करता कि एक से ज्यादा फाइनल डिक्रीज हो सकती है। और अगर आप लॉजिकली देखो डेफिनेशन के हिसाब से भी, तो एक ऐसी डिक्री जिससे कि सूट एंड हो जाए, वो फाइनल डिक्री होती है। तो इनिशियली तो कोर्ट्स ने यही कहा कि भाई एक से ज्यादा फाइनल डिक्रीज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सीपीसी की परमिट ही नहीं करता, कहीं परमिट नहीं करता सीपीसी। अब जब हम बात करते हैं शंकर वर्सेस चंद्रकांत की, इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर कैन बी मोर देन वन फाइनल डिक्रीज इन अ सूट। किसी भी एक सूट में एक से ज्यादा फाइनल डिक्रीज भी हो सकती है। और सवाल ये नहीं है, अब ये मैं कोर्ट की बात बता रहा हूं, कोर्ट ने कहा कि पॉइंट ये नहीं है कि सीपीसी ने परमिट किया है कि नहीं, पॉइंट ये है कि सीपीसी ने रिस्ट्रिक्ट किया है कि नहीं। अगर सीपीसी ये कहता कि एक से ज्यादा फाइनल डिक्रीज नहीं हो सकती, तो हम नहीं कर सकते थे, मगर सीपीसी ने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन दिया ही नहीं है। पॉइंट क्या हुआ? पॉइंट यही हुआ कि भाई फाइनल डिक्रीज एक से ज्यादा हो सकती है, इसकी परमिशन नहीं दी, बट डिनाई भी तो नहीं किया, इसीलिए एक से ज्यादा फाइनल डिक्रीज हो सकती है। तो इस पॉइंट पे लैंडमार्क जजमेंट हमारा क्या है? शंकर वर्सेस चंद्रकांत, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक से ज्यादा फाइनल डिक्रीज भी हो सकती है। अब शायद आपके मन में कोई कंफ्यूजन आ जाए कि सर एक से ज्यादा फाइनल डिक्रीज कैसे हो सकती है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं कि आपके माइंड में कंफ्यूजन ना हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी एक केस में एक से ज्यादा कॉज ऑफ एक्शंस को ज्वाइन किया गया हो। देखिए, जब मैं कहता हूं कि सूट एंड हो गया, मतलब एक कॉज ऑफ एक्शन था जिसका एंड हो गया। अब मान लीजिए किसी सूट में दो कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन किए गए थे। आपको पता होगा जब हम लोग ऑर्डर टू रूल 3 की बात करते हैं, तो वहां पर ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन की परमिशन दी गई है। यानी कि एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट अगर एक से ज्यादा कॉज ऑफ एक्शंस रखता है, तो वो दोनों को ज्वाइन करके उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। अगर ऐसी परिस्थिति आती है, एक सूट का एंड हो जाना मतलब एक कॉज ऑफ एक्शन का खत्म हो जाना, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक से ज्यादा कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन किया गया हो और इन दोनों कॉज ऑफ एक्शन को अलग अलग डिग्री से एंड किया गया हो। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा? एक सूट में एक से ज्यादा फाइनल डिक्रीज आने की संभावना बिल्कुल हो जाती है। ये एक एग्जांपल हुआ जिससे कि पता चलता है कि यस, देयर कैन बी मोर देन वन फाइनल डिक्रीज। और यहीं पर ध्यान रखना है, अगर आपसे प्री में सवाल पूछा जाता है, जवाब हो जाएगा हाँ। और याद रखना कि मेंस में भी आपसे डिग्री को डिफाइन करने के लिए कहा जा सकता है, और ये सवाल साथ में पूछा जा सकता है, कैन देयर बी मोर देन वन फाइनल डिक्रीज? आप जवाब आपके सामने है हाँ, और आपको केस लॉ भी बता दिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ऑफिशियल ट्रस्टी वर्सेस सचेंद्र नाथ का केस। अब ये केस जो है, ये जुडिक्शन से जुड़ा हुआ केस है। ये बात हम सभी लोगों को पता है कि किसी भी कोर्ट के पास किसी भी केस को डील करने का पावर है कि नहीं, वो उस केस को डिसाइड कर सकता है कि नहीं, इस बात को कहा जाता है कि कोर्ट के पास जुडिक्शन है। दैट मीन्स अगर जुडिक्शन है तो डिसाइड करेगा, नहीं है तो नहीं कर सकता। क्लियर? अब कितने तरह के जुडिक्शंस होते हैं? तो याद रखना है, टेरिटोरियल, पिक्यूनियरी और सब्जेक्ट मैटर। जिस कोर्ट के पास ये तीनों होंगे, वही केस को डिसाइड कर सकता है। मगर इस केस लॉ में कोर्ट ने एक बड़ी खास बात बोली। ऑफिशियल ट्रस्टी वर्सेस सचिंद्र नाथ में कोर्ट ने कहा, कि सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, किसी कोर्ट के पास ये तीनों जुडिक्शन होंगे तो वो केस को डील कर सकता है, मगर एक चीज और ध्यान देने वाली है, और वो ये हो सकता है कि कोर्ट के पास तीनों के तीनों ज्यूरिसडिक्शंस हो, मगर
जो उस केस में इशू अराइज हो रहा है, जो क्वेश्चन उस केस में डिसाइड किया जाना है, क्या वो इशू कोर्ट डिसाइड कर सकता है? अगर हाँ, तो कोर्ट डिसाइड करेगा। मगर मान लीजिए जुडिक्शन होने के बावजूद भी जो इशू अराइज हो रहा है, जो इशू फ्रेम हो रहे हैं, वो इशू कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता। तो इन तीनों जुडिक्शन के होने के बावजूद भी कोर्ट अब उस केस को डील नहीं कर सकता। यानी कि अगर मैं ब्रॉडली आपको समझाने की कोशिश करूं, तो मेरा मतलब अब ये हो गया आफ्टर दिस केस कि भाई कोर्ट के पास टेरिटोरियल, पिक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन तो होने ही चाहिए, साथ में जो उस केस में इशू अराइज हो रहे हैं वो भी डिसाइड करने का पावर होना चाहिए। तभी कोर्ट उस केस को डील कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। ये केस एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान। ये भी एक केस है जो कि जुडिक्शन से ही जुड़ा हुआ है। इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर किसी कोर्ट के पास, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल और पिक्यूनरी, ये तीन तरह के जुडिक्शंस होते हैं, कोर्ट के पास तीनों ही होने चाहिए। मगर एक खास बात जो कि कोर्ट ने कही इस केस में वो ये है, अगर किसी कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन नहीं होता, तो ऐसे कोर्ट की जो डिक्री है वो एक नलिटी होगी, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन का ना होना सीधे केस के रूट्स को अफेक्ट करता है। और इनफैक्ट अगर किसी कोर्ट के पास ऐसा जुडिक्शन नहीं है, तो इससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्शन किसी भी स्टेज पर लिया जा सकता है। इनफैक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के दौरान भी लिया जा सकता है, कोलेटरल प्रोसीडिंग्स में भी लिया जा सकता है। और अगर किसी कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन नहीं है, तो पार्टीज की कंसेंट भी, अगर पार्टी कंसेंट दे भी दें, तो भी किसी कोर्ट के पास जुडिक्शन नहीं आ जाएगा, केवल इसीलिए कि पार्टीज ने कंसेंट दे दी। ये सारी बातें कोर्ट ने किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान में कही। आगे बढ़ते हैं, सत्यधन घोषाल वर्सेस देवरंजन देवी। अब ये जो केस लॉ है, ये बेसिकली रेस जुडिकेटा से जुड़ा हुआ है। रेस जुडिकेटा का जो कंसेप्ट है वो सेक्शन नंबर 11 ऑफ सीपीसी में दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 11, रेस मतलब होता है केस या मैटर, और जुडिकेटा मतलब होता है ऑलरेडी डिसाइडेड। तो रेस जुडिकेटा का जो कंसेप्ट है वो क्या हुआ, अ केस विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड। नियम ये है कि अगर किसी केस को किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने एक बार डिसाइड कर दिया, तो अब वही कोर्ट उसी केस को उन्हीं पार्टीज के बीच में जहां पर सेम मैटर इन इशू हो, उस केस को अब दोबारा ट्राई नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर दो केस है, एक ऐसा केस जो कि ट्राई किया जा चुका है, डिसाइड किया जा चुका है, और एक दूसरा केस जब जहां पर अब ये सवाल उठा कि भाई फिर से ट्राई किया जा सकता है कि नहीं। तो अगर ऑलरेडी ट्राई किया जा चुका है, तो अब जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है वो उस केस को ट्राई नहीं करेगा। मगर एक खास बात ये कि क्या रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल किसी एक ही केस की सब्सिक्वेंट स्टेज पर भी अप्लाई होगा, दिस इज द क्वेश्चन। और इसका जवाब है हाँ, ऐसा होगा। और आपके सामने जो केस लिखा हुआ है, सत्यधन घोषाल वर्सेस देवरंजन देवी, इस केस में कोर्ट ने यही कहा कि रेस जुडिकेटा का जो प्रिंसिपल है वो एक ही केस की सब्सिक्वेंट स्टेज पर भी अप्लाई होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दरियाओं वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, और ये केस भी सेक्शन 11 से ही जुड़ा हुआ केस है। क्या रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल रिट्स पर भी अप्लाई होगा? आपको पता होगा कि हमारा संविधान, जिसमें ब्रॉडली अगर हम देखें तो 5 तरह की रिट्स की बात करी गई है। क्या रिट्स पर भी रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई होगा? आपसे सवाल प्री में भी काफी बार पूछा जा चुका है। इसका जवाब है हाँ, रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल रिट्स पर भी अप्लाई होगा। किस केस में बोला गया? दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में कोर्ट ने यह बात कही। मगर इस केस लॉ के साथ एक बात आपको जो कि ध्यान रखनी है, वो ये है कि हैबियस कॉर्पस की रिट पर
रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। मतलब ये दो तीन अलग अलग सवाल बन गए। एक सवाल तो ये कि भाई रिट्स पर अप्लाई होता है कि नहीं रेस जुडिकेटा, हाँ होता है। किस केस में कहा, दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा। और कौन सी रिट पर अप्लाई नहीं होता, द आंसर इज हैबियस कॉर्पस। ये आपको ध्यान रखना है। यहां से आगे बढ़ते हैं। अगेन इफ्तिखार अहमद वर्सेस सईद मेहरबान अली। अब इस केस लॉ में एक बड़ी छोटी, ये भी जो केस लॉ है वो रेस जुडिकेटा से ही जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि किसी भी केस में एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स हैं तो हम क्या कहेंगे, को प्लेंटिफ्स। एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स है तो हम क्या कहेंगे, को डिफेंडेंट्स। ठीक है, अब अगर कोई भी केस जो है वो डिसाइड हो गया तो उन्हीं पार्टीज के बीच में ये केस फिर से डिसाइड नहीं होगा, फिर से ट्राई नहीं किया जाएगा। सेक्शन नंबर 11 का यही प्रिंसिपल है। पॉइंट ये है कि क्या रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल को प्लेंटिफ्स और को डिफेंडेंट्स पर भी अप्लाई होगा। क्या रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल को प्लेंटिफ्स और को डिफेंडेंट्स के बीच में भी अप्लाई होगा? द आंसर इज यस। इफ्तिखार अहमद वर्सेस सईद मेहरबान अली के केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई को प्लेंटिफ्स और को डिफेंडेंट्स के बीच में भी ये प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। मगर अब कोर्ट ने क्या कहा कि उनके बीच में अप्लाई होने के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड है। जैसे कि एक तो ये कि ये जो को प्लेंटिफ्स या को डिफेंडेंट, आप इस सीन को थोड़ा समझ जाइए कि P1 P2 P3 ये को प्लेंटिफ्स है और D1 D2 D3 ये को डिफेंडेंट्स है। ठीक है, अब जब मैं कहता हूं कि को प्लेंटिफ्स के बीच में रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा, मतलब कि हो सकता है कि ऐसे केस में जहां पर P1 P2 P3 को प्लेंटिफ्स हैं, यहां पर कोई ऐसी इशू डिसाइड हो गया हो P1 और P2 के बीच में, P1 और P2 के बीच में कोई इशू डिसाइड हो गया, या D1 और D2 के बीच में कोई इशू डिसाइड हो गया, तो अब ये लोग भी, इन पर भी रेस जुडिकेटा का बार लग जाएगा। अब ये भी फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकते। जबकि अगर आप देखो तो ये लोग ऑपोजिट पार्टीज नहीं है, ये एक ही साइड में है, तब भी इनके ऊपर रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। बट द पॉइंट इज, कोर्ट ने कहा इनके बीच में भी अप्लाई हो जाएगा, बट नियम क्या है, कंडीशंस क्या है। एक तो उस सूट में ये लोग नेसेसरी पार्टी या प्रॉपर पार्टी होने चाहिए, इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ होना चाहिए, कोर्ट ने उस कॉन्फ्लिक्ट को डिसाइड किया हो, और इस कॉन्फ्लिक्ट को डिसाइड करना जरूरी हो प्लेंटिफ को रिलीफ देने के लिए। अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो रही है तो, और कोई इशू डिसाइड हो गया, तो अब को प्लेंटिफ्स और को डिफेंडेंट्स के बीच में भी रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। तो ये है आपके सामने जो केस है, इफ्तिकार अहमद वर्सेस सईद मेहरबान अली। इस केस में यही बात कोर्ट ने कही। और अगेन मैं बात बोलूंगा कि ये भी प्री का क्वेश्चन है कि क्या को प्लेंटिफ और को डिफेंडेंट्स के बीच में रेस जुडिकेटा प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा, और कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। तो ये भी एग्जाम में, और इनफैक्ट एक बार मेंस में भी पूछा गया है, रेस जुडिकेटा को डिफाइन करने कहा और साथ में पूछ लिया कि क्या ये प्रिंसिपल को प्लेंटिफ्स और को डिफेंडेंट्स के बीच में अप्लाई होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। केस तो आपको बता दिया और साथ में आपको कंडीशन भी बता दी कि किन कंडीशंस के पूरा होने पर ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज कुछ कुछ केस लॉस जो कि हमने डिस्कस किए टीपीसी पर। अब इसके आगे के कुछ और जजमेंट्स आप देखिए, एक पैटर्न में हमने डिस्कस किया है। पहले हमने डेफिनेशन क्लॉज का जो डिक्री वाला पोर्शन है उसको डील किया, फिर हम जुडिक्शन पे आए, फिर हम रेस जुडिकेटा पर आए। अब कुछ और केस लॉस आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपसे और डिस्कस करूंगा। तब तक अपनी पढ़ाई करिए। जुडिशरी गोल्ड का पार्ट बनने के लिए आप जल्दी से जल्दी हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं, इवनिंग में 5 to 8 आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस जो है अब इंदौर में भी है, भोपाल में भी है, आप इसका पार्ट बिल्कुल बन सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।